Hello students and dear viewers, welcome back again Lux Classes. Today in this lecture I would like to discuss about the criticism of Lamarckism. Criticism of Lamarckism. आज के इस लेक्चर में हम लेमार्कवाद की आलोचना की बात कर रहे हैं. As we know that Lamarck proposed his famous theory that is known as Lamarckism, that was popularly known as theory of inheritance of acquired characters. जैसा कि हम जानते हैं लेमार्क ने अपना प्रमुख सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत का दिया था. At that time this theory was popular, that was famous. उस समय के समय में लेमार्कवाद का जो सिद्धांत था बड़ा ही प्रासंगिक था, बड़ा ही फेमस था और बहुत सारे लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया. बट देयर आर सर्टेन साइंटिस्ट दे डू नॉट एग्री विद द लेमार्किज्म थ्योरी. बट लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने लेमार्कवाद के सिद्धांत की कटु आलोचना की, जैसे अगस्त बीचमैन थे और कुछ अन्य साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेमार्कवाद पर क्वेश्चन उठाया और लेमार्क की तीखी आलोचना किया. जैसे वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अंडर द हेडिंग ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म, जैसे लेमार्क ने कहा था कि जिस हम आर्गन का प्रयोग करते हैं वह आर्गन बढ़ते रहते हैं, जिनका प्रयोग करना हम कम कर देते हैं ऐसे जो होते हैं, जिस आर्गन का प्रयोग हम कम करते हैं वह धीरे धीरे घटते चले जाते हैं. दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वे एट लास्ट जो है अवशेषी अंग में कन्वर्ट हो जाते हैं. लेकिन यह बात हमेशा लागू नहीं होती है. मैं इसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फर्स्ट, द टेंडेंसी टू इंक्रीजेज इन साइज हैज़ बीन नोटेड इन मेनी फार्म्स. हाँ, यह बात सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह बात एकदम सही है. टेंडेंसी माने प्रवृत्ति, टू इंक्रीज माने बढ़ना, साइज माने आकार. आकार में बढ़ने की जो प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी माने प्रवृत्ति. टेंडेंसी टू इंक्रीजेज इन साइज का मतलब होता है आकार में बढ़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत सारे स्वरूपों में देखी गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है. अगर किसी आर्गन का यूज करते हैं तो उनमें विकास होगा, इसमें कोई संदेह भी नहीं है. इस तरह आकार में होने वाली जो टेंडेंसी माने होता है प्रवृत्ति, इंक्रीज माने बढ़ना, साइज माने आकार. आकार में वृद्धि होने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत सारे स्वरूपों में देखी गई है. बट मेनी टाइम्स इवोल्यूशन शोज रिडक्शन इन साइज. लेकिन कभी कभी विकासवाद में देखा गया है कि बट मेनी टाइम्स माने बहुत बार यह देखा गया है इवोल्यूशन शोज रिडक्शन इन साइज, कि इवोल्यूशन के अंतर्गत, विकासवाद के अंतर्गत आकार में जो है रिडक्शन देखा गया, आकार में कमियां भी देखी गई. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इन एंजियोस्पर्म द ट्रीज आर प्रिमिटिव. एंजियोस्पर्म जो होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं प्रिमिटिव होते हैं. श्रब्स झाड़ियाँ होती हैं, हर्ब्स जो शाकीय पौधे होते हैं, जो ग्रासेस होते हैं, हैव इवाल्व लेटर, ये बाद में उत्पन्न होते हैं. बट दे आर एडवांस, लेकिन बहुत तेज़ी से इनमें वृद्धि होती है. एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे वैसे तो ट्री होते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं प्रिमिटिव होते हैं, इनमें ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है. लेकिन एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं, जैसे आपका झाड़ियाँ हैं, शाकीय पौधे हैं, ग्रासेस हैं, बहुत तेज़ी से इनमें वृद्धि होती है. दिस इज द रीजन, यह वह कारण है जो यह बताता है जो टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज है यह पूरी तरह से सही नहीं है. अगर इस तरह होता तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो एंजियोस्पर्म हैं, उनमें ग्रोथ जो है कम होती और लार्ज ट्री में ज़्यादा होती, लेकिन ऐसा नहीं है. एक एग्जांपल और बढ़िया अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बेस्ट एग्जांपल.
मोर एवर पर्सन कॉन्स्टेंटली बिजी इन रीडिंग एंड राइटिंग। इसके अलावा आप देखते होंगे बहुत सारे पर्सन होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो लगातार व्यस्त रहते हैं रीडिंग माने पढ़ने में, राइटिंग माने लिखने में। बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते हैं। एंड यूजिंग दियर आइज, और अपनी आँखों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। मोर देन अदर्स, दूसरे की तुलना में। ऑफन डेवलप्ड इम्पेयर्ड साइट, लेकिन ऐसा देखा गया है कि उनमें आँखों में विकार पाया गया, आँखों में दृष्टि दोष आ जाता है। लेकिन अगर लैमार्क के सिद्धांत के अनुसार अगर हम व्याख्या करें, इफ़ वी हैव टू डिस्कस अकॉर्डिंग टू द लैमार्किज्म थ्योरी, तो ऐसे पर्सन जो लगातार पढ़ने में लिखने में व्यस्त रहते हैं, आँखों का ज़्यादा यूज करते हैं, तो लैमार्कवाद के अनुसार उनकी आँखें ज़्यादा एडवांस होनी चाहिए, उनकी आँखों का विकास हो जाना चाहिए, आँखों का डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो टेंडेंसी टू इंक्रीजेज इन साइज है वो हर मामले में सही नहीं है, हर स्वरूपों में सही नहीं होती है। कुछ मामलों में यहाँ रिडक्शन भी देखा गया है। इसीलिए जो व्यक्ति लगातार पढ़ते लिखते रहते हैं और ज़्यादा आँखों का यूज करते हैं, उनकी आँखों में इम्पेयर्ड साइट हो जाती है, विकार आ जाते हैं। नेक्स्ट है द न्यू ऑर्गन डेवलप्स वेयर द ऑर्गेनिज्म फील दियर नीड्स इज आल्सो नॉट ट्रू। नए अंगों का विकास वहाँ पर हो जाता है जहाँ पर कोई जीव इसकी आवश्यकता महसूस करता है। कभी सोचिए क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म चाहे कि मुझे मेरी बॉडी में ऑर्गन डेवलप हो जाए, तो क्या डेवलप हो जाएंगे? किसी व्यक्ति के किसी ऑर्गेनिज्म के चाहने से क्या किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ऐसे ऑर्गन डेवलप हो सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। अगर मनुष्य चाहे कि पक्षियों की तरह उसके पंख डेवलप हो जाए और उड़ने लगे, तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अंगों का ना होना उसकी डिजायर या इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। द न्यू ऑर्गन डेवलप वेयर द ऑर्गेनिज्म फील दियर नीड्स। नए अंगों का विकास वहाँ होता है जहाँ ऑर्गेनिज्म अपनी आवश्यकता महसूस करता है। यह भी बात पूरी तरह से सही नहीं है। इफ़ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन और स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द डिजायर, अगर नए अंगों का विकास, नए अंगों की संरचना इच्छाओं पर निर्भर होने लगी, डिपेंड्स अपॉन डिजायर माने इच्छाओं पर। अगर नए अंगों का विकास और नए अंगों की संरचनाएं जो होती है अपनी इच्छा पर होने लगे या अपनी इच्छा अनुसार विकसित होने लगी, वाई मैन हु हैज़ लॉन्ग डिजायर टू फ्लाई लाइक बर्ड्स हैज़ नॉट डेवलप्ड दियर विंग्स। तो मनुष्य जिसकी बहुत लंबे समय तक पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा होती है, लेकिन आज तक मनुष्य में विंग्स डेवलप नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि इच्छा अनुसार, डिजायर के अनुसार किसी ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होता है। किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सराउंडिंग टू द एनवायरनमेंट विथ रिगार्डिंग टू द एवोल्यूशन होता है। इसके अलावा एक फेमस साइंटिस्ट थे अगस्त बीजमैन। अगस्त बीजमैन ने 1904 में एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कुछ ऐसे चूहे लिए जिनकी 80 पीढ़ियों तक पूंछ काटी। उन्होंने 80 पीढ़ी तक चूहे की पूंछ काट देते थे और उन्हें क्रॉस करा देते थे। लेकिन उन्होंने देखा क्या, हर पीढ़ी में पूंछ युक्त पैदा होते थे। जैसे 2 चूहे लिए, एक मेल फीमेल लिए और दोनों की पूंछ को काट दिए, फिर पूंछ काटने के बाद उनमें क्रॉसिंग कराते थे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा कि बिना पूंछ वाले पैदा हुए, सब पूंछ वाले पैदा होते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगस्त बीजमैन इन 1904 in his famous experiment had cut off the tails of the rats for about 80 generation। अगस्त बीजमैन जो कि बहुत बड़े कटु आलोचक थे लैमार्कवाद के, उन्होंने अपने प्रसिद्ध प्रयोग में 80 पीढ़ियों तक
चूहे की पूँछ को काटा, चूहे की पूँछ काट देते थे, फिर उन्हें क्रॉसिंग कराते थे। बट टेललेस ऑफ स्प्रिंग बेयर नेबर बार्न, लेकिन कभी ऐसा कोई चूहा पैदा नहीं हुआ, कभी चूहे की कोई ऐसी संतान पैदा नहीं हुई कि जिनमें पूँछ ना हो, सब में पूँछ हो रहती थी। तो लेकिन लैमार्क के अनुसार क्या होना चाहिए? लैमार्क के अनुसार अगर उनकी पूँछ नहीं है, अगर उनकी पूँछ कट गई है तो पूँछ नहीं होना चाहिए था। पावलोव ए रशियन फिजियोलॉजिस्ट ट्रेंड माइस टू कम। पावलोव जो है फेमस रशियन फिजियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने माइस यानी मूस को ट्रेंड किया। टू कम माने आना, टू कम टू फूड ऑन हियरिंग द बेल। उन्होंने चूहे को ट्रेंड किया कि जैसे घंटी बजती थी, कम टू फूड माने भोजन के पास आना, ऑन हियरिंग द बेल माने घंटी को सुनकर। पावलोव जो कि एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने चूहे को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया कि जब जब घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, भोजन की थाली आ जाती थी और चूहे जो है भोजन के पास आ जाते थे। बट ट्रेनिंग वाज नॉट इनहेरिटेड, लेकिन उनका ये जो प्रशिक्षण था, उनकी जो ट्रेनिंग थी, वंशानुगत नहीं हुई, क्योंकि जो चूहे की अगली जनरेशन आती थी, माइस की जो अगली जनरेशन आती थी, उनको फिर ट्रेन करना पड़ता था। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग जो है वो एक पीढ़ी तक सीमित हो गई। दैट इज़ नॉट इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू द लाइमार्किज्म थ्योरी। एक्सपेरिमेंट हैव डिस्कार्डेड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्सपेरिमेंट हैव डिस्कार्डेड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डिस्कार्डेड माने होता है किसी चीज़ को, एक्सपेरिमेंट हैव डिस्कार्डेड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है। डिस्कार्ड का मतलब ये होता है, डिस्कार्डेड का मतलब होता है, जैसे ये समझिए कि उन्होंने जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है, जो लैमार्क ने कहा था कि वंशानुगत का सिद्धांत, थ्योरी माने होता है सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब होता है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत का सिद्धांत। प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत का सिद्धांत तो पूरी तरह से सही नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड का मतलब होता है उसकी आलोचना की गई, यह तथ्य पूरी तरह से सही नहीं है। इफ़ एनी पेरेंट बिकम ब्लाइंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, प्रयोग के द्वारा जो है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को डिस्कार्ड कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, एक तरह से कह सकते हैं। इफ़ एनी पेरेंट बिकम ब्लाइंड, अगर किसी के माता पिता अंधे हों, और डीफ गूंगे हों, लिम माने बहरे हों, बिफोर प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग माने संतान पैदा करने के पहले। अगर मान लीजिए किसी के माता पिता बच्चे पैदा करने के पहले, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के पहले अंधे हो जाएं, गूंगे हो जाएं, बहरे हो जाएं, दे डू नॉट प्रोड्यूसेस ब्लाइंड डीफ आर लेम ऑफस्प्रिंग, लेकिन उनके बच्चे ना तो गूंगे पैदा होते हैं, ना बहरे पैदा होते हैं, और ना लंगड़े पैदा होते हैं, सब नॉर्मल पैदा होते हैं। आगे है थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वाज प्रपोज्ड बाय द बीजमैन इन 1892। से कहते हैं जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत। जर्म प्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत, जिसको प्रपोज किया था 1892 में फेमस साइंटिस्ट थे बीजमैन ने। थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वाज प्रपोज्ड बाय बीजमैन इन 1892 एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और मेंडल्स की आनुवंशिकता के नियम के पश्चात बेयर हार्ड ब्लो टू द लैमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, जिसको बीजमैन ने 1892 में दिया था, और मेंडल्स की आनुवंशिकता के प्रयोग के बाद, मेंडल की आनुवंशिकता के सिद्धांत के पश्चात, ये दोनों जो सिद्धांत थे बहुत बड़े हार्ड ब्लो, ब्लो माने हार्ड ब्लो टू लैमार्क थ्योरी, यानी जो लैमार्क की थ्योरी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसके लिए बहुत बड़ा झटका था, हार्ड ब्लो।
यानी इन दोनों ने बहुत ज़्यादा लैमार्क की थ्योरी की आलोचना किया, और लैमार्क की जो थ्योरी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उसमें बहुत बड़ा आघात था। अकॉर्डिंग टू जर्मप्लाज्म थ्योरी, ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू टाइप्स ऑफ सेल। जर्मप्लाज्म सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव में दो तरह की सेल होती है। नंबर 1 जर्म सेल, जननिक कोशिकाएं होती है, व्हिच पास ऑन देयर हेरिडिटरी मटेरियल टू द नेक्स्ट जनरेशन। जर्म सेल जननिक कोशिकाओं में क्या होता है, जर्म सेल जो होती हैं अपने अंदर पाए जाने वाले जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उनको अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर देती हैं, एंड आर फाउंड इन द गोनाइड्स, और ये जनद में पाई जाती है। फिर से पढ़ दे रहा हूँ। जर्म सेल व्हिच पासेस ऑन देयर हेरिडिटरी मटेरियल टू द नेक्स्ट जनरेशन। जननिक कोशिकाएं क्या होती हैं, अपने हेरिडिटरी मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर देती हैं, एंड आर फाउंड इन द गोनाइड्स, और ये जनद में पाई जाती हैं, टेस्टिस ओवरी में पाई जाती हैं। नंबर 2 है सोमैटिक सेल बी है, व्हिच फॉर्म्स द बॉडी, जो शरीर का निर्माण करती है, एंड डू नॉट पास देयर हेरिडिटरी मटेरियल टू द ऑफस्प्रिंग, और अपने आनुवंशिकी पदार्थ को जो है अपनी संतानों में ट्रांसफ़र नहीं करती है। द इन्वायरमेंट एंड यूज, पर्यावरण एंड यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन अफेक्ट द सोमैटिक सेल। पर्यावरण, अंगों का प्रयोग और अंगों का प्रयोग, ये तीनों जो होते हैं सोमैटिक सेल को प्रभावित करते हैं, दैहिक कोशिका को प्रभावित करते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है, दिस मीन्स इसमें से एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सोमैटिक सेल। इसका मतलब होता है कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं, जो अर्जित लक्षण होते हैं, वह केवल सोमैटिक सेल तक ही सीमित होते हैं, एंड डू नॉट इन्फ्लुएंसेस जर्म सेल, और ये जर्म सेल को प्रभावित नहीं करते हैं। एज सच दिस कैन नॉट बी इनहेरिटेड, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ लैमार्किज्म। क्रिटिसिज्म ऑफ लैमार्किज्म यानी लैमार्कवाद की आलोचना। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, इससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे।